आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। हम्माद गज़नवी साहब हमारे अगले स्पीकर हैं जो ये कहते हैं कि तुम्हारा और हमारा साथ मुमकिन है, तुम्हारा और हमारा साथ मुमकिन है, ये दुनिया है यहाँ हर बात मुमकिन है। तो हम्माद गज़नवी साहब, आप कुंजे क़फ़स के पंछी के बारे में क्या कहेंगे जो कि फवाद साहब हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया PLF का जिन्होंने ये तकरीब मुनक़्क़िद की, फवाद साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें गुफ्तगू की दावत दी, नैब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें एक शायर दिया और निज़ाम इंसाफ का शुक्रिया ना अदा करना नाइंसाफ़ी होगी। बिल्कुल। जिन्होंने इन्हें उस वक्त तक जेल में रखा जब तक दीवान मुकम्मल नहीं हो गया। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब सामने बैठे हुए हैं, मुझे ख्याल आ गया मैं एक दफ़ा कैंप जेल गया इन्हें मिलने के लिए, 2019 की बात होगी। तो मैंने इनसे पूछा कैसे शब रोज़ गुजर रहे हैं, तो उन्होंने कहा बस किताबें हैं या अल किताब है, दीन की तरफ भी हो जा। तो मैंने कहा भाई लोगों से आपका क्या यहाँ राब्ता वास्ता कैसे होता है? तो उन्होंने कहा ये जो सेल नंबर 1 है इसके सामने एक कच्चा अहाता है, यहाँ पे बरगद का एक दरख्त है और हमें जो क्लास मिली हुई है उसके तहत हमें प्लास्टिक की कुर्सियाँ मिलती हैं, तो हम उस बरगद तले बैठ जाते हैं और हाफिज़ नुमान और डॉक्टर अजमल हैं वो साफ़ पानी वाले, और यूसुफ साहब हैं, यूसुफ अब्बास, और आहद चीमा और फवाद हसन फवाद, ये लोग हम बैठ कर। तो मैंने कहा आप क्या बात करते हैं? तो उनका वो हम बातें करते हैं और फवाद साहब की शायरी सुनते हैं। तो ये पहली दफ़ा मुझे अंदाज़ा हुआ कि फवाद साहब शायरी फरमा रहे हैं वहाँ पर। तो बहरहाल ये मैंने आपको एक तारीख़ी बात मुझे इन्हें देख कर याद आ गई। अच्छा, इनके दो इख्तिसास हैं इनफरादियत जिस पर मेरा ख्याल है बात करना चाहिए। एक तो ये जब CSS अफसरान शायरी करते हैं तो मैं दिलचस्पी से देखता हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इनकी ट्रेनिंग होती है वो शायर कुश होती है। अगर इनकी तरबियत में कुछ कसर रह जाए तो फिर ये अफसर नहीं बल्कि शायर बनते हैं, वरना अच्छी तरबियत मिले तो ये शायर नहीं बनते। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी घुट्टी में डाला जाता है कि आप कवायद व ज़वाबित की लकीर पर चलिए, मोहतात रहिए, मिडल ऑफ द रोड, एतदाल का रास्ता इख्तियार कीजिए। तो ये सब रद्द है शायरी का, एंटी पोइट्री बातें हैं ये। क्या जुल्म है कि इश्क का दावा उन्हें भी है जो हद्दे एतदाल से आगे नहीं गए। वाह। तो इश्क का तो मैदान शुरू होता है जहाँ पर सरहद ख़त्म होती है एतदाल की, वहाँ से आप एहतियात का दामन जब आप छोड़ते हैं तो आगे से जुनून के रास्ते उभरते हैं। तो लिहाजा तरबियत में इनके ये मामला है और इन्होंने बड़ी समझदारी से काम लिया कि इन्होंने शायरी शुरू ही 22वें ग्रेड में जाके की, वरना ये 18वें 19 पे हमें कहीं तारीख राहों में मारे जाते। दुरुस्त बात है। अच्छा, फिर इनका जिस उम्र में इन्होंने शायरी की ये बजाते खुद बड़ी दिलचस्प बात है। ये एक वाक़या है। देखिए शायरी का एक जो जी आवाज़ शायरी का आ जाएगी, अब बेहतर है मेरा ख्याल। जी। जो रेला आता है वो तो एक ख़ास उम्र में आता है, और जो गश जिसे शैम्पेन की शो भी कहा जा सकता है तो वो तो निकलता है और 20, 30, 40 साल में लोग निपट जाते हैं। जैसे सब शायरों की मिसालें हैं हर तरफ। आप देखिए कि आप जो गालिब हैं वो 30-32 साल तक की उम्र में अपनी अक्सर वो शायरी जिसकी बुनियाद पर वो असदुल्लाह खां गालिब कहे जाते हैं वो कर चुके थे। और इसी तरह दुनिया में भी नज़र डाले रोमांटिस्ट हमारे, जी हाँ, वो सारे वो तो खैर दुनिया से ही चले गए, कीट्स वगैरह और ये शैली। अच्छा, रामबो का नाम यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा कि इतना बड़ा आदमी जो बुनियाद रख रहा है सिंबलिज़म की भी और सूरियलिज़म की भी, वो आदमी अपनी टीन एज में शायरी उसने की हुई है सारी की सारी, और उसके बाद कलम तोड़ दिया उसने, उसके बाद कोई शायरी नहीं की। तो नुक्ता ये है कि ये भी एक वाक़या है। इनको मुझे हैरत होती है, तुझको अंदाज़ा तो होगा फवाद साहब, तुझको अंदाज़ा तो होगा सर पे गिरती बर्फ़ का
ये भी कोई उम्र तेरी मुब्तला होने की थी। वाह वाह वाह, बहुत खूब, तो बहुत खूब। इन्होंने उस वक्त शायरी की, लेकिन आप ये सोचिए कि इनके शऊरी सतह पर और जज्बाती सतह पर वो किस भूचाल से गुजरे होंगे जी हाँ। कि वो रेला दोबारा आ गया और इन्होंने ये शायरी की। किताब के बारे में मेरा ख्याल है एक दो जुमले में, ये किताब, ये कुंज कफस जो है, ये हमारी इज्तमाई नाकामियों का नौहा है। ये हमारी जो कौमी बदआमालियाँ हैं उनकी तस्वीर है। जो एहतसाब का व्यापार इस मुल्क में होता है उसकी झलकियाँ हैं ये। यानी जो इंसाफ के नाम पर धंधा चलाया जाता है, ये उसकी तस्वीरें हैं जो हमें नज़र आती हैं। ये है किताब, एक कूक है, एक दर्द से यानी हुक है। ये इस शायरी का इजमाली मैं तारुफ आपको पेश कर सकता हूँ। अच्छा, एक दो जुमले मैं ज़रा कहना चाहता हूँ। एक ज़माने में तक हम भी, जब नई नई हमें शुद्ध बुद्ध हासिल हो रही थी उलूम व फ़नून की, तो हम जमालियाती अक़दार पे इतने ज़्यादा फोकस थे कि हम ये जो मज़ाहमती शायरी, यानी ब्रॉड माना में मज़ाहमती शायरी कहेंगे ना, इंतहाई सियासी शऊर, गहरा और समाजी शऊर के तहत जो शायरी पैदा हो रही है, तो हम समझते थे कि ये ज़रा यानी उसको अप्रीशिएट नहीं ठीक तरह करते थे। उसकी वजह हम कहते हैं ये हंगामी शायरी है, ये वक्ती शायरी है, ये तो नाराज़नी है। तो ये ज़रा इसी तरह हत्ता के, यानी मैं अपने जहल का इतराफ़ करूँगा कि हम हबीब जालिब साहब के बारे में भी कहते थे कि इतने अच्छे शायर थे। ये एजाज़ है हुस्न आवारगी का, जहाँ भी गए दास्तां छोड़ आए, और बहुत मेहरबान थी वो गुलपोश राहें, मगर हम उन्हें मेहरबान छोड़ आए। तो ऐसा शायर, तो उन्होंने हुक्मरान हो गए कमीने लोग, ये क्या शुरू कर दिया। तो वो ज़माना ज़रा और था, नई नई आपको शुद्ध बुद्ध आ रही होती है तो आप और तरह चीज़ों को देख रहे होते हैं। लेकिन ये जब जालिब नहीं रहता तो फिर मुआशरे को अंदाज़ा होता है कि जालिब के बग़ैर मुआशरे गूंगे हो जाते हैं, जालिब के बग़ैर मुआशरे कब्रिस्तान बन जाते हैं। तो करोड़ों लोगों को ज़बान देते हैं ये लोग, और ये एक बड़ा समाजी किरदार भी है जो ये अदा करते हैं। ये फ़र्ज़ कफ़ाया होता है। ये देखिए, चौपालों में, खेतों में, खलियानों में, कॉफ़ी शॉप्स में यही बातें हो रही होती हैं, लेकिन फवाद, हसन फवाद जैसा कोई आदमी आता है जो उसको ज़ुबान अता कर देता है। तो ये इनका इस किताब का मरकज़ी करिश्मा है। आप ज़रा बेचैन हो रही हैं तो मेरा ख्याल है मैं बात ख़त्म करता हूँ, लेकिन मैं इस किताब के हवाले से एक चीज़ का जिक्र ना करना मेरा ख्याल है नाइंसाफ़ी होगी। जो इनकी नज़्म है, इन्होंने अपने बेटे के नाम की हुई है, सलाल हसन के। तो किताब पढ़ कर वैसे तो आप कहीं गुस्सा आता है, कहीं झुंझलाहट का शिकार हो जाते हैं अपने निज़ाम के हवाले से, लेकिन वो नज़्म पढ़कर मैं आपदीदा हो गया था। मैंने सोचा था मैं इसके कुछ बंद पढ़ूंगा, लेकिन मैं बेचैनी देखते हुए नहीं पढ़ सकता। आप पढ़ सकते हैं, इजाज़त? बिल्कुल। अच्छा, एक आध पढ़ूंगा बस। सलाल हसन के लिए एक नज़्म, उसकी सालगिरह पर। यानी बज़ाहिर ये आपको शायद एतराफ़ शिकस्त लगे, लेकिन मैं इसकी तशरीह बाद में करूँगा। मेरे बेटे, मेरी जान, तुम मेरी तकलीद न करना। अगर इस खित्ताए अर्ज़ी पे रहना है तो सच को सच न कहना। हर्फ की हुर्मत पे कट मरने का सौदा सर में मत रखना। जो जान देने पे आमादा हों, रद्दे कुफ्र की खातिर खड़े हों, उनकी भी ताईद न करना, मेरी तकलीद न करना। मेरे बेटे, भुला देना वो कदरें जिनकी बुनियादें गए बरसों में घंटों बैठकर हमने उठाई थीं। वो सारे ख्वाब जो हमने तराशे थे, इस अर्ज़ पाक की तस्वीर जो हमने बनाई थी, वो जिसमें मेरे गुज़रे 60 बरसों की रियाज़त और तुम्हारी हर्फ हक़ कहने की जुर्रत को नए एक अहद की बुनियाद बनना था। वो जिसमें मैंने मंजिल का पता दिया था और तुम्हें फरहाद बनना था। वो सब कदरें, वो बुनियादें मनो मिट्टी तले जाकर कहीं पर दफन कर देना। तुम्हारे सामने फिर जबरो इस्तबदाद का कोई नया मंज़र अगर तस्वीर हो जाए, तुम्हारे देखते ही देखते कोई मुअर्रिख सुलगते चीखते हर सच को आतिशदान में डाले, नई तारीख़ तहरीर हो जाए तो उस पर भी मेरी जान, तुम मेरी खातिर कोई तनकीद ना करना, मेरी तकलीद ना करना। मैं आखिरी बस बंद पे आ जाता हूँ।
मेरे बेटे, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि हिजरत तुम पे वाजिब हो चुकी है, मगर इतना तो कहता हूँ, किसी जाबिर किसी सुल्तान के आगे अदा तुम कलमाए तौहीद न करना। मेरे बेटे मेरी जान, तुम मेरी तकलीद न करना। दो फिक्रों में कंक्लूड करता हूँ। ये जो शायरी का मसला होता है, इसकी जो सतह पे माना होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वही माना हो। यानी बीज होते हैं, जिस तरह जैसे गौहर होता है सीप के अंदर, इस तरह सब टेक्स्ट होता है शायरी का। मुझे इसका ज़ाती तजर्बा है। मैं जवानी में जब कभी शेर कहता था तो घर में कभी बदमज़गी भी पैदा हो जाया करती थी। जैसे मैंने एक दफ़ा शेर कहा कि किस तरह से बटा हुआ हूँ मैं, किस तरह से बटा हुआ हूँ मैं, अपने आगे डटा हुआ हूँ मैं। तो मेरी बेगम साहबा ने कहा, ये क्या चक्कर चल रहे हैं। यानी आप इसे लिटरल माना में शायरी को लें तो आप ये गुमराह कुन हो सकती है। असल में दरअसल वो इस नज़्म में अपने बेटे को ये नसीहत कर रहे हैं कि हक की पुरखार राह पर साबित कदमी से चलते रहना। वो दरअसल ये कह रहे हैं कि जिंदा खुदाओं का मुसलसल इनकार करना, चाहे तुम्हें जिंदा खाने की सऊबतें क्यों ना बर्दाश्त करना पड़े। वो ये कह रहे हैं कि सच की हिमायत करना, सच की हिमायत इसलिए करना कि सच महज इसलिए कि सच है, ये तकाजा रखता है कि उसकी हिमायत की। वाह, बेशक बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हम्माद साहब। बहुत खूबसूरती के साथ आपने ये तमाम जुमले कहे हैं और क्या खूबसूरत बोला है। बिल्कुल हर दौर में एक मंसूर पैदा होता है, हर दौर में सुकरात आता है जो सवाल पूछता है, हर दौर में हुसैन आते हैं जो कि शहादत के लिए, सच के लिए खड़े होते हैं। और हमारे अंदर बहुत से मंसूर होते हैं, हमारे अंदर बहुत से हुसैन होते हैं, हमारे अंदर बहुत से सुकरात होते हैं जिनको हमें पहचानने की ज़रूरत होती है। और मेरा ख़्याल है वक्त की सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि वो ज़माने का हुसैन, ज़माने का मंसूर, ज़माने का सुकरात सामने ला के खड़ा कर देता है। ये वक्त की इनायत होती है। तो वसी शाह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं अपने अगले सिर्फ एक जुमला, चूंकि इस नज़्म के हवाले से जी, ये मुमकिन नहीं है कि आप इस किताब का मुतालिया करें और इस नज़्म पे ना रुकें, जिसमें फवाद भाई अपनी औलाद से कहते हैं कि जो मैंने किया तुम इसकी तकलीद नहीं करना। मैं आज आपको बता दूं फवाद भाई कि आपकी औलाद इस मामले में नाफरमान साबित होगी। उसकी वजह यह है कि अगर आपने 16 महीने की जगह 16 घंटे या 16 दिन गुजारे होते तो फिर शायद वो आपकी बात की तकलीद कर लेती। बिल्कुल।